हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर जो हमारा चल रहा था इंडियन इकोनॉमी का, उसकी बात करेंगे, जिसमें हमारा पार्ट सेकंड है, जिसमें हम कर रहे थे इंडियन एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स के बारे में। इंडियन एग्रीकल्चर का रिफॉर्म फर्स्ट हम कर चुके हैं, लैंड रिफॉर्म्स। आज हम बात करेंगे जनरल रिफॉर्म्स के बारे में कि क्या जनरल रिफॉर्म्स थे, यानी कि लैंड रिफॉर्म और जो आपका रिवोल्यूशन रिफॉर्म था, उसके अलावा भी कुछ जनरली जो है गवर्नमेंट ने किया था एग्रीकल्चर के सुधार के लिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन कौन सी चीज़ें की गई थी। उसमें सबसे पहले जो आती है फर्स्ट बात, वो आती है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे थे पिछले चैप्टर में, हमने ये किया था कि जो हमारी आज़ादी के समय जो भी खेती हो रही थी, वो सारी की सारी किस पे, बारिश पे डिपेंड थी। अगर बारिश आ रही है तो हमारा जो है खेती अच्छी हो रही है, अगर बारिश जो नहीं आ रही है तो खेती ख़राब हो जाती है, यानी कि टोटली जो है एनवायरनमेंट पे डिपेंड थी। बट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने फिर क्या स्टार्ट किया, 1951 तक जो है गवर्नमेंट ने मतलब इरिगेशन फैसिलिटी को इतना जो है अच्छा बना दिया, ट्यूबवेल वगैरह जो है अच्छे से सेट करवा दिए, जिससे क्या हुआ कि 17% परमानेंट इरिगेशन सेटअप हो गया, कि 17% जो है हमारा परमानेंट जो है इरिगेशन स्टार्ट हो गई थी 1951 में, कि ऐसी जो 35 लैंड है जो उसको कम से कम 17% जो है आपकी परमानेंट इरिगेशन उसको मिलेगी। इरिगेशन मतलब कि उसको पानी की कमी नहीं रहेगी, ट्यूबवेल है या फिर अदर जो सोर्सेज हैं उसके थ्रू से पानी मिलता रहेगा। सेकंड था फिर इसके अंदर प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट। प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट का मतलब है यहाँ पर जो हमने पिछले उसमें भी बात की थी चैप्टर में, कि जो किसान है उनको पैसों को लेके बड़ी प्रॉब्लम आती थी, कि उनके पास पैसे नहीं होते थे अच्छी फसल लगाने के लिए। टेक्निकल जो उनके पास इंस्टीट्यूट होते हैं उनको लाने के लिए, मतलब एक टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। तो क्या हुआ, अब उसकी जो है कहाँ से अवेलेबल किया गया, सरकार ने जो है वहाँ पर स्टार्ट किया नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये क्या था, ये जो बैंक था ये किसानों के लिए ही बनाया गया था, रूरल एरियाज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इनके लिए बनाया गया था। और ये क्या क्या करता था स्टूडेंट्स, ये जो बैंक है, ये जैसे आपको पता होगा कि आरबीआई है, आरबीआई क्या है, सभी बैंकों का हेड होता है। वैसे ये नाबार्ड जो है वो सभी रूरल बैंक, जितने भी गाँव के बैंक थे, रूरल बैंक थे, उन सब का हेड था, जो डिसाइड करता है कि एग्रीकल्चर को कितना जो है आप लोन दे सकते हो, उधार दे सकते हो, कितना पैसा देना है, वो सारी चीज़ें जो है नाबार्ड देखता है। अगर नाबार्ड के बारे में और मैं बात करूँ तो इसमें है, नाबार्ड हैज़ बीन सेटअप एज ऑन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल बैंक 1982 में जो नाबार्ड है वो क्या है, एक एपेक्स बैंक के रूप में उभर कर आया था, एक एपेक्स इंस्टीट्यूट के रूप में निकल कर आया था। एपेक्स मतलब एक हेड के तौर पर 1982 में नाबार्ड को सिलेक्ट कर लिया गया था, जो एक रूरल एरिया के जितने भी बैंक थे उन सभी को ये कंट्रोल करने का काम करता था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड, वो आता है रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसमें क्या था स्टूडेंट्स, दो बातें आती है, एक तो आती है रेगुलेट मार्केट, एक आती है कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी। पहले मैं अगर बात करूँ रेगुलेटेड मार्केट की, तो इसका मतलब क्या है, ए रेगुलेटेड मार्केट इज ए सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि जो गवर्नमेंट है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के अकॉर्डिंग कंट्रोल करती है किसी मार्केट को। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको ऐसे समझा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे किसान है, उसने जो अपना गेहूँ है उसका जो है 5 रुपीज़ पर केजी का उसने फिक्स कर दिया, कि ये जो है मैं गेहूँ 5 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचूंगा। बट क्या होता था उस समय कि एक जो है कोई फिक्स रेट नहीं होता था, तो कोई नेता आता है, कहता कितने गेहूँ हैं, किसान कहता है मैंने जो है 10 किलो गेहूँ उगाए हैं, तो 10 किलो है तो भाई ठीक है, मुझे जो है 4 रुपये केजी में चाहिए और तुझे देने ही पड़ेंगे, सेल करनी ही पड़ेगी, मतलब कंपलसरी कर दिया उसके लिए, कंपलसरी हो गया अब उसके लिए। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, उसको क्या होता था कि कोई ऑप्शन नहीं है, अब क्या करना है, जो उसने बोल दिया, मतलब
जो उसने जो है किसी ने बोल दिया कि इस रेट में मुझे गेहूँ चाहिए तो उसको वही चीज़ देनी पड़ती थी। दूसरा उनके पास क्या था, एक मार्केट नहीं था भाई, उसकी कोई प्राइस नहीं था कि क्या प्राइस उसकी होनी चाहिए, क्या कीमत होनी चाहिए। तो ये जो कीमत है वो गवर्नमेंट क्या करने लग गई, रेगुलेट जो मार्केट देके उनको कंट्रोल करने लगी, उसकी प्राइस को जो है गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर दिया। दूसरी बात जो क्या आई वो आई थी कोऑपरेटिव जो है मार्केटिंग सोसाइटी के बारे में। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी आर एस्टेब्लिश टू इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स। अब क्या होता था, जैसे किसान है, मान लो ए बी सी 3 किसान हैं। अब तीनों ने क्या किया, 10-10 जो है केजी गेहूँ किया। अब ये 10 किलो गेहूँ को लाद के लेके जा रहा है और वहाँ मार्केट में ले जाके बेचेगा, तो ये बार्गेनिंग नहीं करेगा। खरीदने वाला इसे 5 रुपये में भी खरीदेगा या 4 में भी, तो ये मतलब बेच आएगा, वहाँ पर बार्गेनिंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसको बल्क में लेके चलेगा, यानी कि इसने क्या किया, एक सोसाइटी बना ली कि जितने भी किसान हैं सारे इकट्ठे हो जाएंगे और अपने गेहूं को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके फिर मार्केट में बेचेंगे। तो इन्होंने क्या किया, बल्क में बेचा। और जब मार्केट को बल्क में यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जब तैयार की, तो ऐसे में क्या हुआ, बहुत बड़े लेवल पर जो है प्रोडक्शन तैयार हुआ। अब उस प्रोडक्शन को बेचने के लिए बार्गेनिंग पावर जो है वो इनकी इंक्रीज़ हो गई कि ये बार्गेनिंग कर सकते हैं। भाई अब हम 1 लाख टन है हमारे पास गेहूँ बेचने के लिए, इतना है, तो 10 लाख टन तक है, तो आप जो है हमारे क्या प्राइस दोगे, हम तो इतना प्राइस में बेचना चाहते हैं। वो बार्गेनिंग करने के लिए जो है उनको पावर मिल जाती है जब वो क्या करते हैं, बल्क में माल बेचते हैं, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जब माल बेचते हैं। तो ये चीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाई गई। लास्ट जो था इसमें था वो था सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। अब ये क्या स्टूडेंट्स, इसको समझना, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो किसानों को दे दिया गया। कैसे दिया गया, देखो पहले क्या होता था, किसान जो है अपना गेहूँ लेके जाता था मार्केट में और बेच देता था, वो किसी भी रेट पर बिक जाता था, किसी का किसी रेट पर, किसी का, तो कुछ किसानों को ना उसमें लॉस भी हो जाता था। कई बार तो उनको अपनी लागत भी नहीं निकल पाती थी, वो लागत से भी कम रेट में जो है बिक जाता था। जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, आपने कभी देखा हो कि टमाटर की खेती हुई है, तो अब टमाटर जो है बहुत सस्ते हो गए कि 2-2 रुपये किलो, 3-3 रुपये किलो टमाटर बिकने लग गए। तो ऐसे में क्या हुआ, किसान को उसकी लागत भी नहीं मिल पा रही, तो वो क्या होता है, नुकसान में हो जाता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि किसान ने एक फिक्स कर दिया, भाई आप अपना जो है, जो भी प्रोडक्शन है, जो भी आपका अनाज है, गेहूँ है, आप उसको प्रोडक्ट को बनाओ, प्रोडक्शन करो, और उसके बाद जो भी होगा ना उसका एक प्राइस रख दिया। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने जो है 7 रुपये पर केजी कीमत रख दी कि भाई अगर आप मार्केट में बेच रहे हो तो ठीक है, नहीं बेच रहे हो तो गवर्नमेंट आपसे 7 रुपये पर केजी में वो चीज़ ले लेगी, जिससे आपकी लागत आपको मिल जाए, यानी कि आपकी कॉस्ट जो है वो आपको मिले, आप घाटे में ना जाओ, नुकसान में ना जाओ। ये किसानों को सपोर्ट करने के लिए जो है सपोर्ट प्राइस पॉलिसी अपनाई गई थी। अब क्या हुआ, किसान जो है मार्केट में जाता है, अगर उसे कोई 8 रुपये में ख़रीदने वाला मिल जाता है उसके गेहूं को, या कोई 9 रुपये में, यानी 7 से ज़्यादा में अगर ख़रीदने वाला मिल जाता है तो वो बेच देता है। लेकिन अगर कोई 7 रुपये से ज़्यादा में उसके गेहूं को नहीं खरीद रहा है तो वो गवर्नमेंट के पास आता है और उसको कहता भी मेरे गेहूँ आप परचेज़ कर लो, और गवर्नमेंट वो सारा का सारा गेहूँ परचेज़ कर लेती है। और ऐसे में क्या फ़ायदा हो जाता है किसान को कि उसको उसकी कॉस्ट मिल जाती है, उसका कॉस्ट प्राइस मिल जाता है, उसको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, यानी उसका शोषण नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने जर्नल रिफॉर्म के अंदर की, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है किसानों को, बहुत अच्छा काम भी हुआ है। अब इसके अलावा जो हमारा तीसरा रिफॉर्म रह गया वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।